कांग्रेस ही छाई हुई थी हर तरफ, विपक्षी पार्टियां ना के बराबर थीं, भूमिका ना के बराबर थी। 10% तो बहुत बड़ी बात थी। तो 69 में पहली बार विपक्ष के नेता बने थे, और इनफैक्ट उसके बाद ही हमें फिर विपक्ष की भूमिका भी देखने को मिली अपने देश में। तो अगर हम थोड़ा सा विपक्ष के विकास की बात करें, सिक्सटी 69 तक आप देखेंगे, कुछ पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया। 1969 तक आप देखेंगे तो संख्या की दृष्टि से विपक्ष बहुत कमजोर था। कांग्रेस ही चारों तरफ छाई हुई थी। कांग्रेस के जो लीडर थे ज्यादातर वही थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लोगों का भरोसा था उन पे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से। राजनीति सेवा के लिए थी उस समय। तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष की बहुत भूमिका नहीं थी, और जो था भी विपक्ष संख्या में कम था, लेकिन गुणवत्ता या क्वालिटी में बहुत ज्यादा था, अच्छा था। कारण कि विपक्ष के भी जो लोग थे वो भी वही, पृष्ठभूमि तो उनकी भी वही थी, स्वतंत्रता संग्राम वाली। तो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, वो आए तो थे उसी दौर से, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से। तो वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीजें उस समय की राजनीति में थीं, पर्याप्त मात्रा में थीं। तो इसलिए भी सत्ता पक्ष पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी हमें कंट्रोल की, सत्ता का मिसयूज बहुत नहीं होता था, और विपक्ष भी उतना ही चरित्रवान था, नैतिक था। तो जो आज की स्थिति है, विरोध के लिए विरोध करना, झूठे आरोप प्रत्यारोप करना, वो सब चीजें नहीं हुआ करती थी। जो जेन्युइन इश्यूज होते थे, जनता के हितों से जुड़े मुद्दे होते थे, उन पे जरूर घेरा जाता था, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था। मतलब एक बड़ी अच्छी स्थिति थी। स्वच्छ राजनीति का दौर था वो हमारे देश में। तो संख्या बल के लिहाज से विपक्ष कमजोर था, लेकिन क्वालिटी में काफी अच्छी स्थिति थी, बेटर पोजीशन थी। 69 से 89 तक देखें, सिक्सटी नाइन से 89 तक देखें तो संख्या तो अभी भी कमजोर रही विपक्ष की। अब गुणवत्ता भी गिरने लगी, क्वालिटी भी कमजोर होने लगी, संख्या अभी भी कमजोर थी। बीच में बस 2-3 साल का एक फेज था, 77 से 80, कि जब विपक्ष संख्या बल के लिहाज से काफी मजबूत था। चूंकि उस समय विपक्ष में कांग्रेस आ गई थी और सत्ता में थी गठबंधन सरकार जनता पार्टी की, तो कांग्रेस के पास भी ठीक ठाक संख्या थी और वो विपक्ष में थे। तो स्वतंत्रता से लेकर अगर हम 89 तक की बात करें तो बस बीच में ये एक दौर रहा है 77 से 80 वाला, जब विपक्ष संख्या बल के लिहाज से मजबूत रहा है। अदरवाइज संख्या बल के लिहाज से 89 तक विपक्ष कमजोर ही रहा। और जब संख्या कम तो नेचुरल सी बात है कि भूमिका भी उसी रेशियो में। हाँ, लेकिन हमने कहा कि क्वालिटी 69 तक बेटर थी, क्योंकि नेता वैसे थे, उसके बाद क्वालिटी भी गिर गई। तो दोनों चीजें,
संख्या में भी कमी और क्वालिटी में भी कमी। 89 के बाद गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हो गया हमारे देश में। कोएलिशन गवर्नमेंट में कुछ नई प्रवृत्तियां देखने को मिली हमें विपक्ष की भूमिका को लेकर। तो उस टॉपिक पे अलग से बात करेंगे हम, गठबंधन सरकार में विपक्ष की भूमिका। तो शुरू का जो लगभग 40 साल हो गया, 50 से 90, विपक्ष की भूमिका बहुत उल्लेखनीय नहीं थी। 77 से 80 को छोड़ के, हाँ, उस दौर में भूमिका महत्वपूर्ण रही। हमने 44th अमेंडमेंट या 44वें संशोधन की बात कर रहे थे, जनता पार्टी सरकार ने पारित किया, लेकिन हमने देखा कि वो 44वें संविधान संशोधन में जो विपक्ष था कांग्रेस, उसके दबाव में तत्कालीन सरकार को कई सारे संशोधन करने पड़े। 44वें संशोधन का जो मूल प्रारूप था वही बदलना पड़ा था सरकार को, विपक्ष के दबाव की वजह से। तो काफी मजबूत विपक्ष था उस दौरान बस, अदरवाइज 89 तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। राज्यसभा में बहुमत था विपक्ष का जनता पार्टी के समय, जो अभी हम वर्तमान समय में भी स्थिति देख रहे थे। अब धीरे धीरे एनडीए की स्थिति अच्छी हो गई है राज्यसभा में, अदरवाइज जो अभी स्थिति थी 77 में भी वही कि राज्यसभा में तो विपक्ष का ही बहुमत था, और लोकसभा में भी बहुमत तो भाई सत्ता पक्ष का ही होगा, लेकिन विपक्ष के पास भी संख्या बल अच्छा था। तो मजबूत भूमिका, मजबूत उपस्थिति थी विपक्ष की उस दौरान। तो ये तो 89 तक की स्थिति। थोड़ा सा पहले विपक्ष की भूमिका देख लें, तब फिर आएंगे गठबंधन सरकार या वर्तमान स्थिति या और चीजों पे। तो विपक्ष की क्या भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह की भूमिका की हम अपेक्षा करते हैं विपक्ष से। विपक्ष से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा की जाती है? कई पॉइंट हैं, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। आप लोग हो सकता है कि नोट भी करते चल रहे होंगे साथ साथ, चाहें तो आप कुछ पॉइंट लिख भी सकते हैं साथ में। यहाँ विपक्ष की भूमिका मैं अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं समझाने के क्रम में ही कोशिश करता हूँ कि स्पीड उतनी रहे कि आपको जो भी चीज़ें नोट करना है करते रहें। विपक्ष की भूमिका में कई सारी चीज़ें, पॉइंट हैं कि सबसे पहली बात तो ये सरकार और सत्तारूढ़ दल पे अंकुश लगाने का काम करता है, और बातें जनरल सी हैं, सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, तो इनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है कि कैसे विपक्ष सरकार को कंट्रोल करता है। वो चाहे आज की डेट में चाइना इशू हो, चाहे कोरोना का इशू हो, चाहे सीएए हो, तो कैसे विपक्ष सरकार को दबाव बनाता है, नियंत्रण करता है। सरकार को सर्वदलीय बैठकें बुलानी पड़ जाती हैं विपक्ष को साथ में लेने के लिए। चाइना मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कोरोना को लेकर कितने बार इस तरह की बैठकें कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो सरकार पर दबाव, नियंत्रण में भूमिका होती है, सरकार की मनमानी को रोकने में भूमिका होती है। वैकल्पिक नीतियां सुझाने में योगदान होता है विपक्ष का, अल्टरनेटिव पॉलिसीज रखे सरकार के सामने। देखिए आप अभी आर्थिक नीतियों को लेके कितना कटघरे में खड़ा करता है विपक्ष सरकार को। मनमोहन सिंह या दूसरे अर्थशास्त्री अपनी राय देते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत योजना घोषणा हुई, 20 लाख करोड़
कहा गया उसमें विपक्ष की तरफ से कि भैया आप कैश पैसा देते लोगों को वो ज्यादा बेहतर था, तो ये अपनी तरफ से वैकल्पिक नीतियां रखते हैं, सुझाव देते हैं सरकार को। और देखें तो ये सत्तारूढ़ पार्टी का विकल्प भी होते हैं, केवल वैकल्पिक नीतियां ही नहीं बल्कि सरकार का भी अल्टरनेटिव या विकल्प होते हैं। ये लोकतंत्र है, सरकार का कार्यकाल अधिकतम 5 साल है, मैक्सिमम 5 ईयर, ना कि फिक्स 5 ईयर। राजस्थान में हम देख रहे स्थिति, और पीछे कई और राज्यों में कि कब सरकार चली जाए कुछ पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में फिर विपक्ष सरकार बनाने के लिए तैयार रहे, हमेशा वो सरकार के विकल्प के रूप में अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को प्रस्तुत करे, तो ये एक विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विशेष रूप से, प्रेसिडेंशियल में तो एक बार ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, अब 4 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए, उसके पहले बड़ा आसान नहीं है उन्हें उनके पद से हटाना। हम लोगों के देश में तो देखिए आप, 1-1 मिनट का खेल है कि कब पायलट और गहलोत का लड़ाई झगड़ा हो जाए और कब सरकार संदेह के घेरे में आ जाए कि अब बचेगी सरकार की नहीं बचेगी, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखे अभी 2-4 दिन पहले हम लोग पढ़ के आए दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, और अब फिर आपको एक नया इशू दिख रहा है। ये विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की हम बात कर रहे थे, फिर आपको दिख रहा है इशू। अभी राजेश पायलट कह रहे हैं हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी है, कांग्रेस में है, फिर कैसे आप हमें नोटिस जारी कर रहे हैं, हमारी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करोगे। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था टॉपिक दल बदल। तो आज अब हम दल बदल पढ़ेंगे तो अब उसमें वो राजस्थान भी जोड़ना है। मैंने इतना आइडिया दे दिया कि आप अपने आप भी अब जोड़ लीजिए उसको, दल बदल वाले तो टॉपिक में राजस्थान की घटनाओं को, घटनाक्रम को। तो विपक्ष जो है सरकार का विकल्प होता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना है, समालोचना करना है, क्रिटिसाइज करेगा सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, और केवल क्रिटिसाइज नहीं करेगा बल्कि अगर अच्छी नीतियां हैं तो हम तारीफ की भी उम्मीद करते हैं, जो कि जनरली हमारे देश में नहीं मिलता है देखने को। सरकार की नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन विपक्ष को तो आलोचना करना ही करना है। हमेशा हम केवल ये नकारात्मक भूमिकाओं की ही अपेक्षा नहीं करते विपक्ष से, बल्कि सकारात्मक भूमिकाओं की भी अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष सरकार को कुछ सकारात्मक सहयोग भी प्रदान करे। जैसा कि अभी चाइना इशू पे राहुल गांधी के अलावा बाकी विपक्ष के साथ देखने को मिला, सबने एक स्वर में नरेंद्र मोदी को साथ देने की बात की, या सरकार को नरेंद्र मोदी वर्ड नहीं कहें, पूरी मोदी सरकार के साथ होने की बात की विपक्ष ने, चाहे उसमें शरद पवार हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो। बस एक राहुल गांधी, जिनको हमने कहा कि रोज सुबह शाम जब भी उठ के ट्विटर पे कुछ ना कुछ लिखना ही है कि चाइना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा वैसा। अदरवाइज शरद पवार ने कितने बार झिड़काया हड़काया कि भैया सुरक्षा के मामलों पे ना बोलें कुछ भी ऊटपटांग, लेकिन उसके बाद भी नहीं। तो हम केवल नकारात्मक भूमिका ही की ही उम्मीद नहीं करते विपक्ष के कि केवल सरकार को हमेशा आप कटघरे में खड़ा कीजिए, हमेशा सरकार की आलोचना कीजिए, उसका मनोबल गिराते रहिए। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जहां हम विपक्ष से सरकार को सकारात्मक सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। स्पेशली देश की एकता, अखंडता, रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े मामले हों तो वहां अपेक्षा की जाती है कि सरकार के साथ आप सहयोग करें, ताकि सरकार का मनोबल बना रहे, सरकार ज्यादा बेहतर ढंग से फैसले ले पाए और कार्यवाही कर पाए। चाइना इशू पे ही जिस तरीके से अभी हमने देखा और अभी तक देख रहे हैं कि राहुल गांधी बिना बात की टिप्पणी कर रहे हैं, पूर्व सैनिक अधिकारियों से लेके हर आदमी आप देखें, सबने कहा कि इससे सेना का मनोबल गिर रहा है, गिरेगा सेना का मनोबल। एटलीस्ट इन सब इश्यूज पे तो बोलने के पहले सोचना चाहिए। जेन्युइन आलोचना हो तो समझ में आता है, अदरवाइज बस कुछ भी बोलने के लिए बोलना।
तो सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की जाती है विपक्ष से, लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षा की रक्षा की अपेक्षा की जाती है विपक्ष से। अगर सरकारें कभी कोई ऐसा काम करें कि जिससे लोगों के अधिकार स्वतंत्रताएं छीने जा रहे हों, तो फिर हम वहां अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष आगे आए, सरकार पे दबाव बनाए, लोगों के अधिकारों स्वतंत्रताओं की रक्षा करे। 1975 के आपातकाल की हम बात कर रहे थे, 1975 की इमरजेंसी की, कि किस तरीके से तब हमने देखा कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया। बड़े बड़े सब जितने विपक्षी नेता, मीडिया, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो कई बार सरकारें दबा भी देती हैं विपक्ष की आवाज को, जो कि 1975 के आपातकाल के दौरान देखा गया। अदरवाइज विपक्ष का काम है ये कि सरकारें लोगों के अधिकार स्वतंत्रताएं छीन रही हैं, कुछ ऐसी नीतियां कानून बना रही हैं, तो वहां सरकार को वैसा करने से रोके विपक्ष। संसदीय समितियों में उसके माध्यम से विपक्ष बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम अपेक्षा करते हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, हम जानते हैं कि केवल सत्ता पक्ष के लोग नहीं होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं। कमेटियों में कम सदस्य होते हैं, 22 सदस्य हुए, 30 सदस्य हुए, ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से सरकार को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी देखिए जो ये चीन और रक्षा का मुद्दा उठा, तो उसी पे कैसे सरकार के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को काउंटर किया कि बड़ा देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, और जो रक्षा समिति है उसके खुद मेंबर हैं राहुल गांधी, और आज तक एक भी मीटिंग में नहीं आए हैं। अगर इतनी ही चिंता है देश की, तो रक्षा समिति की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आए तो कम से कम वहां रखें अपनी बात। तो वहां नहीं रखना है, बस रोज ट्विटर पे कुछ ना कुछ ऊटपटांग लिखना है। तो डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और विपक्ष के लोग इन कमेटीज के मेंबर होते हैं, इवन अध्यक्ष भी होते हैं। आप पढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, अध्यक्ष विपक्ष का ही व्यक्ति होता है। सरकार की आय व्यय की जांच करती है, समीक्षा करती है कमेटी, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। तो देखिए कितना प्रभावी तरीका है सरकार को कंट्रोल करने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल और दुनिया भर की संसदीय प्रक्रियाओं को यूज किया जाता है। वहां सरकार से सवाल पूछना, उसके माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करना, जानकारियां जुटाना सरकारी कामों के बारे में, यह एक महत्वपूर्ण तरीका साधन है विपक्ष सरकार के ऊपर कंट्रोल करे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की, जो पीछे मैंने आपको बताया कि सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि इन सब की नियुक्ति में भी विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन संस्थाओं की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति समितियां बनाई जाती हैं, उनमें एक मेंबर हम विपक्ष के नेता को भी बनाते हैं। तो कई रूपों में विपक्ष बड़ी मजबूत भूमिका निभा सकता है, निभाता है। हम अपेक्षाएं करते हैं इस तरह की भूमिका निभाने की। अब कितना निभा रहा है विपक्ष ऐसी भूमिकाएं या नहीं, ये अलग मुद्दा होता है। आजकल तो सकारात्मक की जगह बस नकारात्मक भूमिका देखने को मिलती है, विरोध के लिए विरोध। तो ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट आप दिमाग में रखिए विपक्ष की भूमिका से जुड़े हुए, कि क्या अपेक्षा की गई है एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका से। अगर हम थोड़ा सा गठबंधन सरकारों की बात करें, कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार के दौर में विपक्ष की भूमिका, 89 के बाद से ऐसा हुआ हमारे देश में
गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, उसके पहले तो बस वो 77 से 80 वो बस एक छोटा सा फेज था जब गठबंधन सरकार, अगर सेंटर लेवल की बात की जाए तो 89 के बाद से तो फिर ये एक तरह से परंपरा ही बन गई गठबंधन सरकार वाली। अभी 2014 तक रही परंपरा। गठबंधन सरकार के दौर में आप देखेंगे सबसे बड़ा एक काम क्या हुआ कि अब जो विपक्ष था वो संख्या बल में मजबूत हो गया। ये एक सबसे बड़ा हमें चेंज देखने को मिला कोएलिशन गवर्नमेंट में। भाई गठबंधन सरकार बनी ही इसलिए कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। हम बात कर रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र बहुमत का शासन है। जब तक बहुमत नहीं मिलेगा सरकार नहीं बनेगी। एक पार्टी को नहीं मिला बहुमत तो कई पार्टियों को मिला के बहुमत साबित करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली बहुमत साबित करना जरूरी है अगर सरकार बनाना है तो। गठबंधन सरकार का मतलब ही है कि कई पार्टियों को मिला के बनी सरकार, और इसका सीधा सा मतलब कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो कई पार्टियों को मिला के बहुमत जुटाना पड़ा। वैसी स्थिति में सरकार के पास खूब अच्छा बहुमत हो कि 2/3 2/3 मेजॉरिटी हो कि 3/4 मेजॉरिटी हो, नहीं होगा। एकदम सरकार के पास भी बस वो तलवार की धार पे चलने वाली स्थिति होगी, जैसा एमपी में देख रहे, या राजस्थान में तो फिर भी चलिए थोड़ा गैप था, लेकिन एमपी वगैरह की सरकार के पास अगर 120 हैं तो विपक्ष के पास बस 110 हैं, 112 हैं। बहुत लंबा चौड़ा गैप नहीं है। और सरकार के जो 120 हैं वो भी अकेले एक पार्टी के नहीं है, उसमें भी 2-3 पार्टियों को मिला के हो गए हैं उतने। महाराष्ट्र में देखें 3 पार्टियां मिल रही हैं तब जाके बहुमत जुट पा रहा है, 2 के मिलने से भी नहीं जुट रहा बहुमत। दो 288 सदस्य संख्या है, 4 पार्टियां हैं, लगभग इक्वल सबको सीटें मिल गई हैं। अब 2 को भी जोड़ दें तो नहीं हो पा रहे 145, तो 3 को जोड़ना पड़ रहा है। विपक्ष की स्थिति भी ठीक ठाक है। चलिए 3 जुड़ गए तो सरकार के पास थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ हो तब तो संख्या बल में मजबूत हो गया विपक्ष। और सरकार के पास संख्या बल अब उतना रहा नहीं। जो है सरकार के पास संख्या बल वो भी कई पार्टियों को मिला के, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अब विपक्ष की भूमिका बढ़ गई, संख्या बल बढ़ा, भूमिका बढ़ गई। और सबसे बड़ी भूमिका तो यही बढ़ गई कि 24 घंटा बस केवल हॉर्स ट्रेडिंग में लगे रहे। सो अगेन फिर जरूरत नहीं है बताने की वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर सो हम देख ही रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को कोरोना से ज्यादा चिंता इसी बात की है, ना कोरोना की चिंता, ना बाढ़ की, पानी की, सबसे ज्यादा चिंता यही कि अगला नंबर अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगला नंबर अब महाराष्ट्र का है। तो गठबंधन सरकार में बैठे लोग भी और जो विपक्ष में हैं वो भी 24 घंटे यही टेंशन, क्योंकि ना सरकार के पास इतनी ज्यादा मेजॉरिटी है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना विपक्ष के पास इतनी कम है कि वो भी बेचारा चुपचाप बैठा रहे, हाथ पे हाथ रखे। तो सारा ध्यान और सारा खेल तो और उस पे भी राजनीति अब हो ही गई है। ना नैतिकता है, ना सेवा है, ना सिद्धांत है। राजनीति में अब केवल कुर्सी रह गई है, सत्ता रह गई है। तो ऐसी स्थिति में तो बस विपक्ष का सारा ध्यान, सारी भूमिका एक ही जगह जाके सिमट गई है। गठबंधन सरकार के दिनों में और एक जो बड़ा चेंज देखने को मिला, बड़ा महत्वपूर्ण चेंज, जो विपक्ष है उसकी भूमिका तो सिमट गई बस सरकार को बनाने बिगाड़ने के खेल में।
जो ये बाकी भूमिकाएं हमने देखी, सरकार को नियंत्रित करना, उसकी आलोचना करना, वैकल्पिक नीतियां बनाना, ये सब काम नहीं रह गए विपक्ष के पास, क्योंकि उसका तो सारा ध्यान यहां है। अब वो सब काम कौन करने लगा? तो बड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे आप कोएलिशन गवर्नमेंट के फेज में। कोएलिशन गवर्नमेंट, हम बात ही कर रहे हैं कि कई दल शामिल हैं सरकार में। सरकार में शामिल दल ही अब सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। मतलब विपक्ष की भूमिका किसने हत्या ली? जो सरकार में शामिल हैं उन्हीं राजनीतिक दलों ने। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला हमें गठबंधन सरकार के दौर में। वो सरकार में शामिल हैं तो सत्ता पक्ष का भी सुख भोग रहे हैं और साथ ही में वो विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। जो फॉर्मल, जो औपचारिक विपक्ष था, वो तो केवल 24 घंटे कुर्सी के खेल में लगा हुआ है, बनाने बिगाड़ने के खेल में। तो देख लीजिए, चाहे वो यूपीए सरकार हो, चाहे वो एनडीए सरकार हो, और चाहे स्टेट्स की बात करें। महाराष्ट्र में देख लें आप, पालघर का मामला हो और जो मामले हों, सरकार में शामिल दल ही आलोचना करते हैं, विपक्ष तो बाद में। केंद्र में पिछली एनडीए सरकार, शिवसेना सरकार में शामिल भी, और सबसे पहले सरकार की नीतियों की आलोचना भी वही। यूपीए में वही स्थिति, चाहे वामपंथी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे सपा बसपा और दूसरी पार्टियां हो, सरकार में शामिल भी रहे, सत्ता भोग भी भोगा और सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना भी करी। और इसीलिए हम कहते ही हैं कि गठबंधन सरकार में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है हमें। सरकार में शामिल दल ही सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करते हैं। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत खत्म होने लगता है इससे। लेकिन है गठबंधन सरकार में ऐसी स्थिति, विपक्ष की भूमिका सरकार में बैठे दल ही छीन लेते हैं और वही निभाने लगते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव या चेंज देखने को हमें मिलता है गठबंधन सरकार के दौर में। पिछले 30 साल में हम अपने देश में ऐसा देख सकते हैं, चाहे वो केंद्रीय राजनीति हो और चाहे वो राज्यों की राजनीति हो। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय की लगभग चीजें आप देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं। पुरानी बातें तो जब बताई जाएंगी तब पता लगेगा, लेकिन वर्तमान चीजें तो बस खुद हम जी रहे हैं, उस नजरिए से देख रहे हैं कि नहीं, तो मुद्दा बस अप्रोच का होता है। 2014 से हमारे देश में 20-25 साल बाद ऐसा हुआ कि गठबंधन की जगह एक दलीय सरकार बनने लगी। बड़ा परिवर्तन माना गया ये 89 के बाद। 2014 में हुआ, सरकार एनडीए की ही कहलाती है, लेकिन बहुमत अकेला बीजेपी के पास रहा 14 में भी, और अभी 19 और बेहतर स्थिति हो गई बहुमत की। कहने को हम एनडीए सरकार कहते हैं, लेकिन वास्तव में बहुमत बीजेपी का है। तो बहुदलीय सरकार से एक दलीय सरकार की तरफ गमन देखने को मिला हमें 2014 में केंद्र में। इनफैक्ट कई सारे राज्यों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। यूपी सबसे अच्छा उदाहरण की स्पष्ट बहुमत मिल गया किसी एक पार्टी को, क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम हो गई। और वर्तमान समय में जब फिर एक पार्टी की सरकार, अच्छा खासा बहुमत, और हमने देखा कि विपक्ष के संख्या बल में फिर कितनी बड़ी मात्रा तक कमी हो गई।
ऐसी स्थिति बन गई हमारे देश में कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो 10% सीटें भी नहीं जुटा पा रही, ना 2014 में ना 2019 में, कि उनके नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा मिल सके। तो कहां बड़ी ताकतवर भूमिका रही गठबंधन सरकार के दिनों में, संख्या बल के लिहाज से भी, और अब हम देख रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका कई वजहों से फिर बहुत सीमित देखने को मिल रही है हमें। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका संख्या बल ही इतना कम है कि विपक्ष के नेता का तक दर्जा नहीं मिल पा रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या मनोबल होगा विपक्ष का और क्या भूमिका होगी। एकजुटता नहीं है विपक्ष में। चाइना इशू पे हम देख लें कि बाकी सारी पार्टियां, हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार का समर्थन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस, और उसमें भी सारे कांग्रेस ही नहीं, युवराज और कुछ और 4-6 लोग जो रोज कुछ ना कुछ उन्हें बोलना ही है सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ। तो एकजुटता नहीं है विपक्ष में। एकजुटता हो जाती तो संख्या बल ठीक ठाक हो जाता कि कांग्रेस के जितने हैं एनसीपी और बाकी सबको मिला के तो एक ठीक ठाक संख्या बल, तो वो भी नहीं है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली स्थिति है। सो क्या अपनी भूमिका निभाएंगे जो पीछे हमने भूमिका पढ़ी, क्या सरकार को कंट्रोल करेंगे। और देखेंगे आप तो आजकल तो जो अब राजनीति हो गई है, जो विपक्ष की भूमिका हो गई है, बस केवल आरोप प्रत्यारोप। कहा जाए कि विपक्ष हैं तो सरकार की हर नीति की आलोचना करना है, चाहे वास्तव में वो नीति अच्छी हो और चाहे अच्छी नहीं हो, चाहे सरकार की गलती हो और चाहे सरकार की गलती ना हो। सरकार जो भी करेगी उसके अगेंस्ट ही बोलना है। सरकार अगर लॉकडाउन कर दे तो भी आलोचना करेंगे, और सरकार अगर लॉकडाउन खोल दे तो फिर आलोचना करेंगे। उन्हें हर कंडीशन में आलोचना करनी है। वही नीतियां जो खुद उन्होंने अपने शासन में बनाई शुरू करी, वो अब वर्तमान सरकार करे तो वो उन्हीं की आलोचना करेंगे। तो कल ही हम बात कर रहे थे कि नागरिकता संशोधन कानून, वही कांग्रेस, उन्हीं के मनमोहन सिंह और दूसरे, जिन्होंने 2004-05 में कहा कि उन बांग्लादेशी या दूसरे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, आज वही अल्पसंख्यकों को भड़काते हैं और कहते हैं कि घरों में कब तक बैठे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे तब तक सरकार नहीं मानेगी। उसी कानून का विरोध करते हैं, उसी एनपीआर का विरोध करते हैं जो शुरू उन्होंने ही किया था। मनमोहन सिंह के समय ही शुरू हुई चीजें एनपीआर वगैरह, आज उसी का विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो आप ही ने शुरू किए थे, अब हम तो उनको सही रूप दे रहे हैं। जब आपने किए काम तब ठीक थे, आज हम वही काम कर रहे, तो विरोध होने लगा है उनका। पब्लिक पॉलिसी लोक नीति में एक प्रतिमान पढ़ा जाता है, अभिजात वर्ग प्रतिमान, एलिट क्लास मॉडल। एलिट क्लास मॉडल कहता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, एलिट क्लास हैं ये, पैसे वाले या ऊंचे पदों पर बैठे लोग, ये ऐसी नीतियां नहीं बनाते जिससे इनके हितों को चोट पहुंचे। सत्ता पक्ष विपक्ष बन जाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष बन जाता है, बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, लेकिन काम नहीं करते, नहीं करना चाहते, और कोई करता है तो उसे नहीं करने देते।
महिला आरक्षण बताइए, हम बात कर रहे थे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-93, पंचायतों नगर पालिकाओं में दे दिया। आज लगभग देखिए 30 साल होने जा रहे, ना संसद में दे पाए ना विधानसभाओं में। बताइए आप कौन सा राजनीतिक दल सरकार में नहीं रहा इस 30 साल में और कौन सा विपक्ष में नहीं रहा। कांग्रेस भी सरकार में रही, बीजेपी भी सरकार में रही, वामपंथी भी, बाकी सब भी कभी ना कभी सरकार में भी रहे, कभी ना कभी विपक्ष में भी रहे। आज तक किसने पारित कर दिया? जो विपक्ष में है वो सरकार पे दबाव बनेगा कि ऐसा करो, और खुद जब वही सरकार में आएगा तो नहीं करेगा। आज वही कांग्रेस वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करे कि महिला आरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसी कांग्रेस 10 साल की खुद जिसकी मुखिया महिला रही, खुद राष्ट्रपति महिला रही, खुद विधानसभा अध्यक्ष भी वही, और उसके बाद भी वो काम नहीं हुआ। तो अब तो बस विपक्ष की भूमिका ये हो गई है कि सरकार अगर कह रही है उत्तर तो इन्हें कहना है दक्षिण, भले सही उत्तर ही क्यों नहीं हो। इन्हें लगता है कि इनकी भूमिका भी यही है कि बस सरकार के विपरीत बोलना है। तो भूल गए हैं कि विपक्ष की भूमिका ये नहीं होती कि सरकार के विपरीत बोलना है। विपक्ष की भूमिका ये होती है कि सरकार जो कर रही है उसकी जो कमियां, उसकी जो गलतियां हैं उन्हें बताना है, उन्हें सुधारने के लिए सरकार पे दबाव बनाना है, और वैकल्पिक नीतियां, ना कि सरकार की हर बात बिना सही गलत को जांचे बस केवल आलोचना करने लगनी। चौकीदार चोर है, एक मुद्दा पकड़ लेना है तो पूरा चुनाव उसी पर लड़ जाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि सही गलत क्या, चाहे बाकी सब भी, लेकिन नहीं। और उसी तरह से अब फिर बच्चों वाली हालत है कि बच्चे होते हैं, एक जिद पकड़ ली कि चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, बस वही कि चौकीदार चोर है तो बस पूरा चुनाव तक वही रहेगा, चाहे सब जगह थू-थू हो जाए। और फिर वही देखिए अभी स्थिति चाइना को लेके, बाकी सब एक तरफ कुछ भी कहें, लेकिन एक बच्चे ने तो जिद पकड़ ली है कि हमें तो रोज वही कुछ बोलना कहना है तो बस करेंगे। खुद पार्टी के लोग ही नहीं करें सपोर्ट, लेकिन फिर भी आज ही अखबार में दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस सोची नहीं जा सकती, केवल एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है, राहुल गांधी। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि लिख दूं, तो इसीलिए मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा ट्वीट करना सीख जाऊं तो करूं अब ये सब कुछ काम। तो बहुत उस समय मुझे लगा कि लिख दूं तुरंत अभी बस चले तो, कि राहुल गांधी को तो 100 जन्म लेने पड़ेंगे तब भी शायद वो मोदी को चुनौती नहीं दे पाए। उससे बेहतर तो दिग्विजय जी आप ही हो। आप तो इतने साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल इतना काम किया है, आप ज्यादा बेहतर चुनौती दे दोगे मोदी को बजाय। तो कई बार इतना मन करता है कि कुछ कुछ तो आज ही, इसीलिए मुझे लगा कि अब ट्विटर और ट्वीट करना सीखना पड़ेगा। कब तक चुप बैठा जाए। चलिए रोक रहा हूं आज, क्योंकि कोई शायद दूसरी क्लास है, तो 5:25 पे कहा गया कि मैं छोड़ दूं, टॉपिक पूरा नहीं हो पाया है, तो अब मंडे को करेंगे इसे। और लास्ट टॉपिक भी करेंगे मंडे को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 10 टॉपिक हमें करने थे, 9 कर लिए हमने, ये थोड़ा सा आज बच रहा है टॉपिक, तो मंडे को इसको बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और लास्ट टॉपिक करके लास्ट क्लास भी मंडे को करेंगे। तो जो 10 टॉपिक का हमारा टारगेट था वो हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो आज यहीं रोक रहा हूं, मंडे को मिलेंगे यही 4 बजे जी। सो चलिए आज फिर रोक रहा हूं।